भारत शासन अधिनियम के यहाँ से क्वेश्चन है। जब भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ, 26 जनवरी 1950 को उसने स्वयं को प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया। इस अवधि में भारत सरकार किन उपबंधों के अधीन कार्य कर रही थी? इस दौरान भारत सरकार भारत शासन अधिनियम 1935 के उपबंधों में कार्य कर रही थी। इस एक्ट के द्वारा पहली बार एक अखिल भारतीय संघात्मक सरकार की स्थापना का प्रयास किया गया। साथ ही यहाँ से इस अधिनियम के तहत केंद्र व प्रांतों के बीच 3 सूचियों, संघीय सूची जिसमें 59 विषय, संघ सूची में 54 विषय, राष्ट्रीय सूची में और समवर्ती सूची में 36 विषय, 59, 54 और 36। इस तरीके से संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के आधार पर शक्तियों का बंटवारा किया गया। अवशिष्ट शक्तियां वायसराय गवर्नर जनरल को दी गई। प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया, जिसका उद्देश्य प्रांतीय स्वायत्तता को बढ़ावा देना था। लेकिन अब केंद्र पर द्वैत शासन प्रणाली स्थापित हो गई थी। इस अधिनियम के तहत राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना का प्रावधान किया गया। दलितों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन व्यवस्था, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार किया गया। इस एक्ट के तहत संघीय न्यायालय 1937 की स्थापना की गई। संघीय न्यायालय के निर्णय में खिलाफ अपील प्रिवी काउंसिल में की जा सकती थी। इस अधिनियम के तहत संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। साथ ही प्रांतीय सेवा आयोग, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना की गई। इसके तहत एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई। बर्मा को भारत से पृथक किया गया। 6 प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की गई। बंगाल, बंबई, मद्रास, बिहार व संयुक्त प्रांत असम। इस अधिनियम के तहत अध्याय 5 के अपवर्जित क्षेत्र में आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्र संबंधी प्रावधान किए गए। ध्यातव्य है कि आजादी के बाद भारत के संविधान में प्रवर्तकन के बीच काल में भारत शासन अधिनियम 1935 उपबंधों के अधीन कार्य करती रही। वर्तमान संविधान में लगभग 250 से अधिक अनुच्छेद भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। अतः इस संविधान को मूल आधार माना जाता है। निम्न में से कौन सी एक मूल आधारिका है जिससे भारत संविधान विकसित हुआ है? भारत शासन अधिनियम 1935 मूल आधारिका है। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई? गवर्नर जनरल को दी गई थी। तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन गवर्नर जनरल करेक्ट होगा। 1935 में भारत सरकार अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी एक वैशिष्ट युक्त नहीं है? इसमें द्विसदनीय विधानमंडल था, प्रांतीय स्वायत्तता थी, एक अखिल भारतीय संघ था, लेकिन केंद्र के साथ ही राज्यों में द्वैत शासन नहीं था। तो यह युक्त नहीं है। भारत में संघीय न्यायालय की रचना का समर्थन निम्नलिखित में से किस अधिनियम या आयोग द्वारा किया गया? यह किया गया भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। ब्रिटिश भारत में संघीय न्यायालय के विषय जो कथन सत्य है वह है। इस ब्रिटिश भारत संघीय न्यायालय के विषय के जो विषय है वह है हमारे पास यहाँ से, वह है एक तो यहाँ से 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 था। प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी, यह सही था। प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी, यह सही हो गया इसमें। और 1935 के अधिनियम में उल्लेखित था, 1935 के अधिनियम में उल्लेखित था। यहाँ से एक तो प्रांतीय स्वायत्तता थी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व था और संघीय व्यवस्था थी, तीनों ही उसमें थे। भारत में प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। समवर्ती सूची पहली बार लागू की गई भारत शासन अधिनियम 1935 में लागू की गई। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन किस उल्लेखित योजना के आधार पर 1935 में भारत शासन अधिनियम 1935 के आधार पर व्यवस्था की गई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की मुख्य विशेषता थी प्रांतीय स्वायत्तता थी, केंद्र में द्वैत शासन था, राज्यों में द्वैत शासन की समाप्ति थी, अपवर्जी क्षेत्रों का प्रतिधारण था। तो यहाँ से प्रतिधारण रेंटेनेशन था। एक तो प्रांतीय स्वायत्तता थी, केंद्र में द्वैत शासन था और राज्यों में द्वैत शासन की समाप्ति की गई थी और अपवर्जित क्षेत्रों का प्रतिधारण था। चारों ही इसमें सही होंगे। निम्न में से भारत शासन अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता कौन सी नहीं थी? तो कौन कौन सी विशेषता थी? इसमें प्रांतीय स्वायत्तता की सूत्रपात का संकेत था। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था और साथ ही इसे प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया गया था। ये तीनों थे, तो यहाँ से चौथा नहीं होगा। नेक्स्ट है इसमें, यहाँ से अगर हम देखें, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम में भारत के संघीय शासन की व्यवस्था की गई? भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की थी भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया था? केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया था भारत शासन अधिनियम 1935 ने।
और यहाँ से है हमारे पास किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया था। अखिल भारतीय संघ अंग्रेजों ने प्रस्तावित किया था भारत शासन अधिनियम 1935 में। इनमें में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। संघीय न्यायालय भारत शासन अधिनियम 1935 में की गई। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। भारत सरकार अधिनियम के अधीन एक संरक्षण न्यायालय का गठन किया गया, जो कि यहाँ से संघीय न्यायालय, सॉरी, एक संरक्षक न्यायालय का गठन किया गया, जो कि यहाँ से संघीय न्यायालय कहलाता था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है। महत्वपूर्ण तो था किंतु स्थायी नहीं था। देश के लिए लिखित संविधान लिया गया किंतु वह स्थायी नहीं था, उसके बाद पुनः लिखा गया। बाकी यहाँ से यह इनमें यही ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है इसमें प्रांतीय सरकारों के गठन निम्न में से किस अधिनियम के तहत किए गए। प्रांतीय सरकारों के गठन भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत किए गए। निम्न में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा प्रवृत्त किया गया। 1942 के क्रिस्प प्रस्तावों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो अगर हम यहाँ से कथन देखें, हमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो यहाँ से इसमें हमारे पास कौन सा कथन सही है यह बताना है क्वेश्चन में। तो यहाँ से हमारे पास एक तो संविधान निर्मात्री सभा के भारतीय राज्यों की सहभागिता हेतु उपबंध किए जाएंगे और ब्रिटिश सरकार ने संविधान को स्वीकार करने व लागू करने की जिम्मेदारी ली है। यह दोनों सही है। इसके अलावा अगर हम यहाँ से देखें तो मार्च 1952 में क्रिस के प्रस्ताव प्रावधान निम्न है। युद्ध के पश्चात संविधान निर्माण हेतु एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों के चुने हुए प्रतिनिधि तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। डोमिनियल उपनिवेश राज्य के दर्जे के साथ एक भारतीय संघ की स्थापना की गई। संघ को राष्ट्रकुल से भी अलग होने का अधिकार होगा। संविधान निर्मात्री सभा द्वारा तैयार किए गए संविधान को सरकार 2 शर्तों पर लागू कर सकेगी। जिन भारतीय राष्ट्रीय प्रांतों का संविधान स्वीकार नहीं है वे भारतीय संघ से पृथक होने के अधिकार होंगे तथा ब्रिटिश सरकार के मध्य अल्पसंख्यकों के हितों को लेकर एक समझौता होगा। उक्त व्यवस्था होने तक भारत के सुरक्षा संबंधी दायित्वों का निर्वहन ब्रिटेन करेगा तथा गवर्नर जनरल की शक्तियां पूर्ववत बनी रहेगी। अतः कथन 1 व कथन 2 इसके आधार पर सही हुए थे। क्रिस्प सम्मेलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। एक तो यह 1942 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत को भेजा गया था, यह तो हमारे पास एक तो यह तो सही था। और साथ ही यहाँ से हमारे पास इसमें कहा गया था जिस किसी प्रांत को संविधान स्वीकार नहीं होगा वह तत्समय विद्यमान अपने संविधान उपबंधों को बनाए रखने में स्वतंत्र होगा। यह भी सही था। और ब्रिटिश सरकार सम्मिलित होने वाले किसी भी प्रांत के साथ पृथक संवैधानिक व्यवस्था में प्रवेश कर सकती है। तो यह भी सही था। इसमें ये सही नहीं होगा। तो यहाँ से ये तीनों हमारे पास सही होंगे। नेक्स्ट है यहाँ से हमारे पास कैबिनेट मिशन 1946। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत के लिए प्रस्ताव किया गया। इसके लिए हमारे पास प्रस्ताव किया गया कमजोर केंद्र सहित संघात्मक सरकार। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत के लिए कमजोर केंद्र सहित संघात्मक सरकार का गठन का प्रस्ताव था। इसे ब्रिटिश भारत और प्रांतों को मिलाकर संघ की स्थापना का प्रस्ताव था, जिसमें भारतीय रियासतों को सम्मिलित न होने की छूट थी। कुछ राष्ट्रीय हितों के विषयों को छोड़कर अन्य सभी विषयों में प्रांतों के अधिकार क्षेत्र रखने का प्रस्ताव था। कैबिनेट मिशन के अंतर्गत भारत के लिए जो प्रस्तावित किया गया था वह है यह एक संघ था। और 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन की योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही था। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास कौन सा कथन इसमें सही था। इसमें हमारे पास एक तो पहला कथन कहता है संघ में ब्रिटिश भारतीय और राज्यों के प्रतिनिधियों द्वारा निर्मित कार्यपालिका और विधानमंडल होने चाहिए। नेक्स्ट है प्रांतों को कार्यपालिकाओं और विधानमंडलों के साथ समूह बनाने के लिए स्वतंत्रता होनी चाहिए। प्रत्येक समूह द्वारा साझे तौर के लिए जाने वाले अस्थायी विषयों को निर्धारित किया जा सकता है। तो यह दोनों ही हमारे पास इसमें सही थे। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों में घोषणा की गई, जिसके प्रावधान था कि संघ के पास ब्रिटिश भारतीय और राज्यों के प्रतिनिधियों को गठित कार्यपालिका और विधानमंडल होना चाहिए। विधानमंडल भी सांप्रदायिक प्रश्न उठाने के लिए निर्णय के लिए 2 प्रमुख समुदाय मंडलों के साथ साथ उपस्थित और मतदान करने के लिए सदस्यों के बहुमत की आवश्यकता होगी। साथ ही यह भी प्रावधान था कि प्रांतों को कार्यकारी व विधायिकों के समूह बनाने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार निम्न में से कौन सी एक संविधान सभा निर्वाचित किए जाने की पद्धति थी। तो यह निर्वाचित करने में अंशतः प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित, एक अंशतः देशी नरेशों द्वारा नामित। कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा में निर्वाचित किए जाने की पद्धति के लिए अंशतः प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित तथा अंशतः देशी रियासतों द्वारा नामित थी। केंद्रीय मिशन योजना
1946 के तहत भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। इस भारतीय सभा में कुल 389 सदस्य होंगे का उपबंध किया गया। इनमें 292 सदस्य गवर्नर प्रांतों के, 4 सदस्य चीफ कमिश्नरों के तथा 93 सदस्य देसी रियासतों के होंगे। यह सदस्य अंशतः प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित व देसी रियासतों द्वारा नामित होंगे। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया यहाँ से कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। भारत संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया। यह 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा था। वह अपनी योजना 16 मई 1946 को प्रस्तुत की थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 24 मार्च को गठित हुआ था, 16 मार्च को प्रस्तुत हुआ था, 16 मई को प्रस्तुत हुआ था और 9 दिसंबर को बैठक संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा के प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के अनुपात में हो, जिसके एक प्रतिनिधि निर्वाचन 10 लाख जनसंख्या पर हो। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? इस सरकार का गठन हुआ था सितंबर 1946 में। प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा 24 अगस्त 1946 को की गई, जबकि 2 सितंबर 1946 को कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया, जो 15 अगस्त 1947 के अस्तित्व में रही। 15 अगस्त 1947 तक अस्तित्व में रही। जिस अंतरिम सरकार का कार्य वायसराय के कार्यकारी परिषद करती थी, जिसकी अध्यक्षता वायसराय करता था। इस सरकार में कांग्रेस द्वारा नामित 3 मुस्लिम सदस्यों सहित कुल 12 सदस्य थे। 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा नामित 5 सदस्य इसमें शामिल हुए, जबकि कुल सदस्य संख्या 17 थी। 2 सीटें पहले से ही खाली थी, बल्कि 3 सीटों को जगह दिलाने के लिए शरत बोस, सैयद अली जहीर और सफात अहमद खान ने इस्तीफा दे दिया। इस प्रकार कुल 14 सदस्य अंतरिम सरकार में पदभार में ग्रहण किए गए थे। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? कानून मंत्री थे यहाँ से BR अम्बेडकर। भारत रक्षा मंत्री थे। भारत स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल के कानून मंत्री BR अम्बेडकर। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे और SP मुखर्जी उद्योग मंत्री व आपूर्ति मंत्री थे। SP मुखर्जी आपूर्ति मंत्री, उद्योग मंत्री, बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। इनमें से कौन भारत का प्रथम कानून मंत्री था? BR अम्बेडकर भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में किसने सत्ता ग्रहण की? अंतरिम संसद के किसने सत्ता ग्रहण की? संविधान सभा ने 14-15 अगस्त को मध्य रात्रि में अंतरिम संसद के रूप में संविधान सभा ने सत्ता ग्रहण की थी। इसके बाद संविधान सभा ने लॉर्ड माउंटबेटन को भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनाया था। 15 अगस्त की प्रातः जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में नए मंत्रिमंडल को शपथ दिलाई गई थी। निम्नलिखित में से कौन से बिंदु भारतीय संविधान स्वाधीनता अधिनियम 1947 का भाग नहीं है? तो कौन सा बिंदु भाग नहीं है, हमें यह बताना है। इसमें हमारे पास पहला तो भाग कौन से? भारत व पाकिस्तान 2 स्वतंत्र डोमिनियन या 2 स्वतंत्र राज्य होंगे। भारत सम्राट शब्द, शासन शैली व उपाधियों को हटा दिया जाएगा और भारत सचिव और भारत के कार्यालय के कार्य समाप्त होंगे। यह तीनों हमारे पास सही है, तो 4th पॉइंट इसमें सही नहीं होगा। और यहाँ से अगर देखें तो 46 में यह नहीं कहा गया देसी रियासतों लोकतांत्रिक संस्थाओं को लागू किया जाएगा। यहाँ से इसकी प्रमुख बातें थी कि भारत और पाकिस्तान नाम से 2 राज्य की स्थापना की जाएगी। प्रत्येक राज्य के विधानमंडल को अपने लिए कानून बनाने का पूरा अधिकार होगा और साथ ही ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कोई भी अधिनियम किसी भी राज्य में वैध नहीं होगा। ब्रिटिश सम्राट का अधिराजत्व भारत में समाप्त हो जाएगा तथा उसका प्रतीक या उपाधि भी प्रयोग नहीं होगी। भारत सचिव और भारत कार्यालय कार्य के ब्रिटिश संसद में समाप्त हो जाएंगे। 15 अगस्त 1947 को जब देश स्वतंत्र हुआ, 26 जनवरी 1950 के बीच जब वह स्वयं को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र गणराज्य घोषित किया, तो भारत सरकार कार्य कर रही थी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1935 के उपबंधों पर, इसी के 1935 के उपबंधों पर यह कार्य कर रही थी।